हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली जो 3 वीडियो थी उसमें हमने ज्वर निदान अध्याय चरक संहिता का कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने हर श्लोक को मीनिंग के साथ डिटेल से पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम ज्वर निदान अध्याय का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए एमडीएमएस की प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और बीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यूजी पर्पस से जो इम्पोर्टेंट है वो है निदान पंचक का वर्णन करें। तो निदान पंचक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में आचार्य चरक ने बताया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि निदान पंचक में जो भी 5 चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। इसमें ये क्वेश्चन 5 या 10 नंबर में आ सकता है, तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है संप्राप्ति का भेदों सहित वर्णन करें। तो इसमें संप्राप्ति को पहले आपको बताना पड़ेगा कि संप्राप्ति होती क्या है। उसके बाद आचार्य चरक ने जो 6 भेद बताए हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है निदान व उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो निदान आपको बताना पड़ेगा। अगर ये 2 या 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है, आप निदान की डेफिनेशन बता के, और आचार्य चरक ने जो 3 टाइप के निदान बताए हैं केवल उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो और भी जो निदान हमने पढ़े थे, निदान के टाइप्स, वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके बाद 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं हेतु के पर्याय या फिर व्याधि के पर्याय। तो हेतु और व्याधि के पर्याय ये जो हमने पढ़े थे, हेतु के पर्याय जैसे कि हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, ऐसे ही व्याधि के पर्याय गद, आतंक वगैरह, तो वो आपको 1 या 2 नंबर में लिखने हैं। उसके बाद है जैसे ये श्लोक लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपको कोई भी श्लोक ऐसे आ सकता है कि उस श्लोक को वो आधा भी लिख सकते हैं या फिर कंप्लीट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ऐसे एक्सप्लेन दिस, तो इसमें क्या है कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये श्लोक जो है वो किस चीज के लिए आया है और उसको आपको फिर डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है उपशय। उपशय क्या है, आपको इसमें पहले उपशय के बारे में बताना पड़ेगा, और आचार्य चक्रपाणी के अकॉर्डिंग जो 18 टाइप के उपशय बताए गए हैं उन सभी को आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है ज्वर की संप्राप्ति का वर्णन करें। तो हमने जब संप्राप्ति ज्वर की पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था जो पित्तज और कफज ज्वर की संप्राप्ति थी उसमें थोड़ा डिफरेंस था वात ज्वर की संप्राप्ति से। तो इसमें दोषों के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग संप्राप्ति का वर्णन करना पड़ेगा। उसके बाद है आगंतुक ज्वर का वर्णन करें। तो आगंतुक ज्वर के बारे में आपको बताना पड़ेगा, उसके कौन कौन से टाइप हैं, कितने टाइप हैं, और उन टाइप्स में क्या स्पेशलिटी है, कौन सी दोषिक प्रिडोमिनेंस है, वो सब चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। फिर है जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीर्ण ज्वर का चिकित्सा सूत्र बताएं। तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व बताया गया है। उसके बाद है ज्वर का चिकित्सा सूत्र। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि जो निदान स्थान में जो चिकित्सा सूत्र है वो संक्षेप में चिकित्सा भी बताई गई है। तो जो संक्षेप में चिकित्सा बताई गई है उसी को आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस थे वो थे बीएमएस पर्पस से। अब हम जो पॉइंट्स देखेंगे कुछ जो एमडीएमएस पर्पस से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्वर निदान अध्याय से आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि निदान स्थान को निदान और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो व्याधि संग्रह स्थान से और निग्रह स्थान से। फिर हमें पता होना चाहिए कि निदान स्थान में कितने चैप्टर बताए गए हैं, कि अब अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग कितने कितने चैप्टर बताए गए हैं। तो हमने पढ़ा था कि आचार्य चरक ने 8 चैप्टर बताए हैं, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने 16 चैप्टर निदान स्थान में बताए हैं। फिर आपको ऐसे श्लोक आ सकता है कि सर्व रोग अग्रजो बलि किसके लिए यूज हुआ है, कौन सी व्याधि के लिए कहा गया है, या फिर किस आचार्य ने कहा है। तो ये क्या है, ज्वर के लिए यूज हुआ है। जन्म आदो निधने चाहिए किसके लिए आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ज्वर के लिए आया है। फिर उसके बाद है निदान के पर्याय। तो ये हमने पढ़े थे हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा निदान का पर्याय नहीं है। तो उसमें 3 निदान के पर्याय देंगे और एक आपको कोई अलग चीज लिख देंगे। तो उनमें से आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा निदान का पर्याय नहीं है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा निदान का पर्याय है। तो 3 अलग चीजें होंगी, एक निदान का पर्याय होगा या 2 निदान के पर्याय होंगे। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुत्थान किसके लिए आया है, आयतन किसके लिए आया है, किसका पर्याय कहा गया है। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से निदान के पर्याय है।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि निदान के टाइप जो हैं वो अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आचार्य चरक ने कितने निदान के टाइप बताए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 टाइप बताए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था निदान के पर्याय, अब वैसे ही व्याधि के पर्याय हैं। तो इसमें भी आपको तीनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा व्याधि का पर्याय है या कौन सा व्याधि का पर्याय नहीं है, या फिर ये शब्द किसके लिए आया है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। फिर है निदान पंचक में कौन कौन सी चीजें हैं। तो निदान पंचक में जो भी 5 चीजें, निदान, पुरुरूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 5 चीज निदान पंचक में आती है। जब हमने उपशय पढ़ा था तो हमने वहां पे अनुपशय भी पढ़ा था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुपशय का अंतर्भाव किसमें किया गया है। तो अनुपशय का अंतर्भाव निदान में किया गया है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है निदान पंचक में निदान शब्द से कौन सा कारण लिया गया, निमित्त कारण लिया गया। कारण 3 टाइप के बताए गए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो निदान पंचक में जो निदान बताया गया है उससे कौन सा निदान लिया गया है, निमित्त कारण लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे कि ये श्लोक दे दिया, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्व रूप के लिए आया है या फिर रूप के लिए आया है, किसके लिए आया है। और आपसे रेफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस आचार्य ने कौन से चैप्टर में बताया है। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, ऐसे ये श्लोक है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किसके लिए आया है और इसका रेफरेंस क्या है। फिर है पर्याय ऑफ लक्षण, तो लक्षण के पर्याय भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि कौन सा पर्याय है, कौन सा नहीं है, और कौन सी ये चीज किसके लिए यूज हुई है। उसके बाद चक्रपाणी के अकॉर्डिंग उपशय के टाइप्स कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 टाइप्स आचार्य चक्रपाणी ने उपशय के बताए हैं। उसके बाद है संप्राप्ति के पर्याय, जाति और आगति। उसके बाद है टाइप्स ऑफ संप्राप्ति, तो कितने प्रकार बताए हैं संप्राप्ति के। तो हमने पढ़ा था आचार्य चरक ने कितने टाइप बताए हैं, 6 टाइप बताए हैं। और आचार्य वाग्भट और माधव ने कितने बताए हैं, 5 टाइप बताए हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों ने कौन सा संप्राप्ति का जो टाइप है वो नहीं बताया, जो कि आचार्य चरक ने बताया है। तो विधि संप्राप्ति एक्स्ट्रा आचार्य चरक ने बताई है, और इन दोनों आचार्यों ने क्या है, विधि संप्राप्ति को नहीं माना है। उसके बाद क्या है कि आपको किसी भी श्लोक का कोई भी पार्ट भी आपको दे सकते हैं, तो जिससे आपको पहचानना होगा कि वो किसके लिए यूज हुआ है। जैसे कि कंप्लीट श्लोक से बस इतना सा आपको दे दें कि पुनः दोषाणाम तर्कमाभ्याम उपलब्ध थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये संप्राप्ति के लिए है, और संप्राप्ति में भी किसके लिए, प्राधान्य संप्राप्ति के लिए है। ऐसे ही पुनः दोषाणाम अंश अंश बल विकल्पो, वो किसके लिए है, विकल्प संप्राप्ति के लिए है। नेक्स्ट है ज्वर के कारण, ज्वर की प्रकृति, ज्वर के प्रकार हमने पढ़े थे कितने, 8। उसके बाद है वात ज्वर का लक्षण, तो वात ज्वर के लक्षण का बहुत बड़ा श्लोक है, उसमें से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जिनको लिख के ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस ज्वर के लिए यूज हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दोषित ज्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे कि विषम आरंभ विसर्गित्वम, जरण अंते, दिवस अंते, निशा अंते, घर्म अंते व पादियो सुप्तता, पिंडिको द्वेष्टनम, जाननो केवलानाम च संधिनाम विश्लेषणम। तो ये सारे जो पॉइंट है, अगर आपको इनमें से किसी की भी एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो जो पहले 3 वीडियो में हमने ज्वर निदान जो चैप्टर पढ़ा है डिटेल से, उसमें जाके आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको क्या है, याद होने चाहिए। जैसे कि उष्ण अभिप्रायता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उष्ण अभिप्रायता किसमें है, वात ज्वर में है। उसके बाद है पित्त ज्वर के लक्षण और कफ ज्वर के लक्षण, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है श्लोक की, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से श्लोक में क्या चीजें कॉमन है और क्या अलग बताई गई है। जैसे कि भुक्तस्य विदाह काले मध्य दिने अर्धरात्रे शर्दी व विशेषण, तो ये चीजें क्या है, विशेष रूप से पित्त ज्वर के लिए ही कही गई है। जैसे कि भुक्त मात्रे, पूर्वाहने, पूर्व रात्रे, वसंत काले, तो ये चीजें क्या है, कफत ज्वर के लिए विशेष रूप से कही गई हैं। और जो फर्स्ट लाइन है वो दोनों श्लोक में कॉमन है। जैसे कि अब कफत ज्वर में लिखा हुआ है एंड में उष्ण अभिप्रायता, तो आप वात ज्वर में भी एंड में देखिए उष्ण अभिप्रायता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उष्ण अभिप्रायता आता है, तो आप एक ऑप्शन नहीं लगा सकते, वात या फिर कफज, आपको दोनों के साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद है आगंतुक ज्वर के टाइप कितने हैं, 4 टाइप हैं। अब इसमें ये विशेष रूप से पूछा जाता है कि कौन से जो आगंतुक ज्वर का टाइप है उसमें कौन सी दोषिक प्रीडोमिनेंस है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अभिघातज में वात रक्त है, अभिसंगज में वात पित्त है, अभिचारज और अभिशापज में क्या है, सन्निपात है।
नेक्स्ट है ज्वरस्तु एक एवं संताप लक्षण। तो क्या है कि ज्वर का एक टाइप किस बेस पे है, संताप लक्षण के बेस पे ज्वर का एक टाइप बताया गया, या फिर ये ऐसा श्लोक लिख के भी रेफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि एक ज्वर का टाइप किसने बताया है। फिर उसके बाद ज्वर के पूर्व रूप का जो बड़ा श्लोक था उसमें से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको याद होने चाहिए कि स्पेशली ज्वर के पूर्व रूप बताए गए। चक्षुषोराकुलत्वम, निद्राधिक्यम, दीर्घसूत्रता, बाले प्रद्वेश, मधुरे प्रभक्षे प्रद्वेश, अम्ल लवण कटुक प्रियता चय। उसके बाद है ज्वर की महत्ता। तो इसमें ज्वर की महत्ता के लिए जो भी चीजें आचार्य चरक ने बताई हैं, तो वो आपसे कोई भी रख के ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस आचार्य ने बताए हैं और किस व्याधि की विशेषता बताई गई है, किस व्याधि की प्रधानता में ये यूज हुए हैं। जैसे कि महेश्वर कोप प्रभव, महेश्वर के कोप से कौन सी व्याधि हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा ज्वर। सर्व प्राण भृताम, प्राण हरो किसके लिए आया है, तो ज्वर के लिए आया है। अब ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न अन्य व्याधि तथा दारुणा बहु उपद्रवा दुष्चिकित्साश्च यथा अयम, कि कौन सी व्याधि है जो उसके जितना दारुण, बहु उपद्रव और दुष्चिकित्सा कोई भी अन्य व्याधि नहीं है, तो वो कौन है, ज्वर है। सर्व रोग अधिपति किसको बोला गया है, सर्व प्राण भृत्य सहज ज्वरा एव जायन्ते, सहज ज्वरा एव म्रियन्ते। तो ज्वर से ही जन्म होता है, ज्वर से ही मृत्यु होती है। महामोह शब्द जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, ज्वर के लिए यूज हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये किस व्याधि के लिए आचार्य ने बताए हैं। उसके बाद मैंने पहले भी बताया था ज्वर का चिकित्सा सूत्र, जो कि संक्षेप में बताया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको श्लोक लर्न भी होना चाहिए। इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी कहीं से भी इसको तोड़ के कुछ पॉइंट, इसका कुछ हिस्सा रख के भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए आया है। फिर ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, न अन्य स्नेह तथा क्वचित संस्कारम अनुवर्तित, कि कौन से स्नेह के लिए आया है। 4 टाइप के स्नेह बताए गए हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो उनमें से कि सबसे ज्यादा संस्कार का अनुवर्तन कौन करता है, कौन सा स्नेह करता है, तो घृत करता है। उसके बाद है तत्र श्लोका। तो ये पूछा जा सकता है कि तत्र श्लोका किस संहिता की स्पेशलिटी है। तो आप चरक संहिता में देखेंगे कि चरक संहिता के हर चैप्टर के एंड में क्या लिखा हुआ है, तत्र श्लोका लिखा हुआ है, जिसमें कि संक्षेप में ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आपको पता होना चाहिए कि तत्र श्लोका किस संहिता में आचार्य ने यूज किया है। ये सभी पॉइंट्स थे जो आपको एमडीएमएस प्रिपरेशन या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर बीएमएस की तैयारी के लिए आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम रक्तपित्त को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।